नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की श्रृंखला इन डेप्थ में आपका स्वागत है। 1853 में भारत की पहली ट्रेन संचालित हुई, बोरीबंदर से थाने तक। लेकिन आज वो सफर अपने पराकाष्ठा पर पहुंचते हुए, अपने आगे का सफर तय करते हुए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पर आधारित भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रेन का आज उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। तो आज की हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित होगी, जिसका नाम है नमो भारत। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एक परियोजना जिसका विचार पहले से बनाया गया था, विचार पहले आया, इस पर इसकी आधारशिला 4 वर्ष पूर्व रखी गई और फिर इस पर कैसे कार्य शुरू हुआ, तो परीक्षा के लिहाज से क्या है महत्वपूर्ण आज के सफर में, इसमें हम देखेंगे किन बिंदुओं के अंतर्गत। तो सबसे पहले देखते हैं कि खबर क्या है, फिर देखेंगे ये चर्चा में क्यों है, फिर देखेंगे इसकी पृष्ठभूमि क्या है, फिर देखेंगे जो जिस प्रणाली पर यह आधारित है आरआरटीएस परियोजना क्या है, उसके विषय में परीक्षा के दृष्टिकोण से नजर डालेंगे। देखेंगे इस परियोजना को शुरू करने का क्या उद्देश्य है, साथ में देखेंगे कि इसके शुरू होने से क्या लाभ होगा और अंत में हमारी परिपाटी के अनुरूप होगा एक अभ्यास प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले खबर की बात करें तो पीएम मोदी टू फ्लैग ऑफ आरआरटीएस, व्हाट इज दिस मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हाउ इट कैन बेनिफिट फॉर एनसीआर। इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर है। पीएम मोदी ने इस ट्रेन का उद्घाटन किया है। ये एनसीआर अर्थात नेशनल कैपिटल रीजन के लिए किस तरह से एक सामूहिक परिवहन को बढ़ावा देते हुए महत्वपूर्ण साबित होगी, इस पर ही ये चर्चा केंद्रित है। तो चलिए देखते हैं कि क्यों है चर्चा में। जैसा कि आपको बताया गया कि आज ही प्रधानमंत्री जी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन किया गया है। 20 अक्टूबर यानी आज के दिन क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए यह समर्पित दिन है और रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसको आरआरटीएस कहते हैं, इसके प्रथम चरण का उद्घाटन कर दिया गया और कल से यानी 21 से आम जनता के लिए खुल जाएगा। अगर इसके आधारशिला की बात करें तो 4 वर्ष पूर्व 2019 में इसकी आधारशिला रखी गई थी और इसके अगर दूरी की बात करें, कितने दूरी को यह कवर करेगा, इसके लंबाई की बात करें तो 82 किलोमीटर लंबा है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के नाम से इसको जाना जाएगा। इसमें यह पहला प्राथमिक खंड था, पहली प्राथमिकता इसको शुरू करने की थी। इस प्राथमिक खंड की जिसको शुरू किया गया है लंबाई 17 किलोमीटर है, अर्थात 82 किलोमीटर के इस पूरे कॉरिडोर में जिस खंड को शुरू किया गया उसकी लंबाई 17 किलोमीटर है, जो कि साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक है, जिसका उद्घाटन किया गया है। इस पूरे कॉरिडोर में अगर स्टेशन की बात करें तो 16 स्टेशन है, जिसमें प्राथमिकता वाले खंड जिसको हम अभी जिसकी शुरुआत हुई है उसमें आप देखें तो 5 स्टेशन आएंगे, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो। पूरा गलियारा कब तक तैयार होगा तो 2025 तक यह संभावना व्यक्त की गई है कि यह पूरा कॉरिडोर अपने पूर्ण रूप में सामने आएगा। अगर इस ट्रेन की बात करें तो इसमें 1700 यात्री सफर करेंगे, 6 कोच लगाए गए हैं। इसमें एक महिला कोच है, स्पेशली महिलाओं के लिए, सीसीटीवी से पूरी तरह कवर होगा, जैसा मेट्रो के कोच आप देखे होंगे। साथ ही महिला कर्मचारी इसमें नियुक्त हैं, टोटल कर्मचारी जो हैं वो महिलाएं हैं। बाई टू बाई सिस्टम इसकी सीटिंग अरेंजमेंट प्रणाली है। दिव्यांग जनों के लिए इसमें कुछ सुविधाएं विशेष दी गई हैं। ये कुछ खास बातें इस ट्रेन की हैं जिसकी शुरुआत हुई है। अगर इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। एनसीआर एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा संकुल जहां पर आसपास छोटे शहर हैं जो अन्य राज्यों में भले ही हैं, लेकिन दिल्ली के करीब होने के कारण, एनसीआर में उस संकुल में सम्मिलित होने के कारण आर्थिक दृष्टिकोण से उनकी कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजधानी में प्रभावित होती है, उससे प्रभावित होती है। इस दृष्टिकोण से इनकी कनेक्टिविटी पर जोर देना काफी आवश्यक था, क्योंकि समय और एक बड़ा कारक है। अगर हम किसी चीज को लगाने में समय की लागत ज्यादा होती है तो उससे कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधि प्रभावित होगी। तो देखें, इस बड़े शहरी समूह में जो जनसंख्या का एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है, लोगों की संख्या, आवागमन जो होता है, उसमें यात्रियों का भार एक तो रोड पर बहुत है और भार बढ़ने के कारण अगर केवल एनसीआर क्षेत्र की अगर बात करें तो दैनिक यात्रियों की अगर संख्या की बात करें तो 0.69 मिलियन एक आंकड़े के अनुसार रोज यहां लोग सफर करते हैं। और इसमें से भी निजी गाड़ियों द्वारा सफर किए जाने वाले यात्रियों की अगर प्रतिशत की बात करें तो तकरीबन 63%, 60 से ऊपर परसेंट लोग अपनी निजी गाड़ियों से यात्रा करते हैं। ऐसे में जो रोड पर वाहनों का भार आप कह लें, उसकी वजह से जाम की असुविधा होती है, लोगों के जो लागत है समय की, उसमें जो है ज्यादा समय लगता है। तो समय की अधिक लागत कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी। इस दृष्टिकोण से
आप देखें तो वाहनों के बढ़ने से प्रदूषण का स्तर भी बढ़ेगा, साथ ही जो ऊर्जा की खपत है उनके तेल के माध्यम से वो भी ज्यादा होगी। तो ये कुछ चीजें थी, और एक अनुमान के मुताबिक आपको बताएं 2030 तक एनसीआर दुनिया में सर्वाधिक आबादी वाला संकुल होने की संभावना है। ऐसे में यह स्थिति और भयावह हो जाएगी। साथ ही साथ इस बड़े मास के कारण यहाँ की जो बुनियादी संरचनाएं हैं उस पर भी असर पड़ेगा, चाहे वो रहने की व्यवस्था हो, जल आपूर्ति हो, विद्युत हो, इत्यादि इत्यादि। तो इस दृष्टिकोण से इसमें परिवहन को सुगम बनाना एक बड़ी समस्या उभर कर सामने आती है। इसके लिए पहले से एक अध्ययन किया गया, उस अध्ययन की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में इस बात को बोला गया, और उस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए आप देखें एनसीआर में कहा गया कि विभिन्न स्थानों को तेज यात्री ट्रेनों के माध्यम से, जिन ट्रेनों की स्पीड ज्यादा हो उससे जोड़ा जाए ताकि लोगों के आने जाने की समय की बचत हो। इस अध्ययन में यह बात पहले ही इंगित की गई, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखें तो 1998-99 में भारतीय रेलवे को यह जिम्मेदारी दी गई कि आप इस पर विचार करें, इस दिशा में कुछ सकारात्मक कदम उठाएं। फिर इसमें आप देखेंगे इस कार्य को जब रेलवे को सौंपा जाता है तो आरआरटीएस नेटवर्क की जो संभावना है वो यहां पर व्यक्त की गई थी। 2006 में फिर से इस पर विचार किया जब मेट्रो रेल की उसके क्षेत्र को बढ़ाने की बात हो रही थी, तो वहां पर फिर इस बात पर विचार किया गया, इसकी जांच की गई, और आप देखें तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड जो था, एनसीआरपीबी जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा एनसीआर शहरों को हाई स्पीड रेल आधारित कंप्यूटर ट्रांजिट सेवाओं से जोड़ने के लिए 8 आरआरटीएस कॉरिडोर की पहचान और सिफारिश की गई। लेकिन फिर आगे इसमें और प्रगति देखने को मिली। 2019 में इसकी आधारशिला रखी जाती है, इस पर कार्य शुरू होता है। तो वास्तव में हम कहें तो 2019 से इसकी शुरुआत हुई, विचार भले ही इस पे पहले किया गया। अब एक नजर डालते हैं क्या है आरआरटीएस। तो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये इस परियोजना का नाम है। इस परियोजना पर अगर नजर डालें तो क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं। इसी के तहत जो ट्रेन चलाई गई उसको नमो भारत नाम दिया गया। इसका अन्य नाम नमो भारत भी है, जिसके नाम से यह जाना जाता है। अपने मूल अगर स्वरूप में कहें तो ये सेमी हाई स्पीड रेल, अर्थात जो बहुत उच्च स्पीड से थोड़ा कम और जो सामान्य स्पीड से है उससे ज्यादा, इसकी स्पीड की अगर बात करें तो इसकी औसत स्पीड जो है 160 किलोमीटर पर आवर है, और मैक्सिमम अगर स्पीड की बात करें तो 180 किलोमीटर पर आवर है। इस प्रकार मतलब 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये ट्रेन चल सकती है, जो कि मेट्रो की ट्रेन से अगर इसकी तुलना की जाए तो मेट्रो रेल सामान्य रूप से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। इसकी जो फास्टेस्ट मेट्रो है, जो एयरपोर्ट लाइन जिसको बोलते हैं, वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। उस लिहाज से देखें तो मेट्रो से ज्यादा इसकी स्पीड है, लेकिन और भी ज्यादा जो उससे भी तीव्र गति से चलने वाली, जैसे बुलेट ट्रेन का एग्जांपल है, उससे नीचे है। तो कह सकते हैं हम कि ये अपने मूल में सेमी हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी के साथ ये लोगों को संबद्ध करने का काम करेगी। ये एकीकृत है, जन पारगमन नेटवर्क है, जिसका उद्देश्य पूरे एनसीआर में बेहतर कनेक्टिविटी और पहुंच के माध्यम से संतुलित और टिकाऊ शहरी विकास सुनिश्चित करना है। अर्थात इंटीग्रेटेड का मतलब, जैसे संकुल का मतलब आसपास जो सैटेलाइट जो शहर होते हैं, जो छोटे शहर होते हैं, उनको जोड़ने का ये काम करेगी, कैसे उसके बीच में कनेक्टिविटी बेहतर करने का काम करेगी। इस दृष्टिकोण से कहा गया है एकीकृत जन पारगमन नेटवर्क है। अब बात करें तो आरआरटीएस जो है वो पारंपरिक रेल प्रणाली से थोड़ा अलग है। क्यों अलग है? एक तो अपनी गति के कारण इसकी गति अच्छी है, दूसरा आप देख सकते हैं इसमें स्टॉपेज काफी कम दिए गए हैं। अमूमन जो यात्री गाड़ियां होती हैं उसमें स्टॉपेज ज्यादा होता है, लेकिन इसमें स्टॉपेज कम है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य ही है समय को बचाना, आर्थिक गतिविधियों को तेज करना। मेट्रो की अपेक्षा ये लंबी दूरी तय करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मेट्रो चूंकि शहर के अंदर से संचालित होती है तो स्टॉपेज की संख्या ज्यादा होती है। ये बाहर शहर के जो संकुल में बाहर आसपास के शहरों को कनेक्ट करेगी, इसलिए उसका मुख्य उद्देश्य बाहर बाहर ही आना जाना है, इसलिए स्पीड भी ज्यादा है, स्टॉपेज भी कम है। साथ ही आप देखें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जिसको कहते हैं, उसी ने नमो भारत का निर्माण किया है। और ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का एक संयुक्त उद्यम है, जिसमें राज्य सरकारों के अंतर्गत अगर हम देखें तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की सरकारों के साथ केंद्र सरकार मिलकर यह संयुक्त उद्यम बनाई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने इसका निर्माण किया है। और साथ ही साथ इसको प्रेरणा कहां से मिली है? तो विदेशों में आप देखेंगे तो फ्रांस में पेरिस के RER
संयुक्त राज्य अमेरिका के SEPTA क्षेत्रीय रेल वहां का जो है, जर्मनी और ऑस्ट्रिया की जो क्षेत्रीय एक्सप्रेस ट्रेनें हैं उनकी प्रणालियों से इसको यहाँ पर प्रेरणा ली गई है, प्रेरणा उस पर आधारित है। और स्पीड आपको बताया गया कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा औसत है और मैक्सिमम 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। साथ ही 2025 तक इसको इस पूरे गलियारे को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना के तहत अगर देखें तो जो भी गलियारा है उसको 8 गलियारे में विकसित किए जाएंगे, 8 इसके कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इस कॉरिडोर को, जिसकी लंबाई 82 किलोमीटर है, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर या दिल्ली मेरठ कॉरिडोर भी कहा जाता है। इसका मुख्य जो है सराय काले खां स्टेशन को इसका रीढ़ अर्थात मेन सेंटर बनाया गया है। जो अन्य स्टेशन है उसमें पहले चरण की अगर बात करें तो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर, जिसके प्राथमिकता वाले चरण की शुरुआत हो गई है, ये है पहला। दूसरा है दिल्ली गुरुग्राम SNB अलवर कॉरिडोर। तीसरा है दिल्ली पानीपत कॉरिडोर। दिल्ली गुरुग्राम SNB अलवर कॉरिडोर, इसकी लंबाई की बात करें तो ये तकरीबन 163 किलोमीटर के आसपास है। वैसे ही दिल्ली पानीपत कॉरिडोर है, 103 किलोमीटर के आसपास है। साथ ही दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़ पलवल, गाजियाबाद खुर्जा, दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक, गाजियाबाद हापुड़ और दिल्ली शाहदरा बड़ौत, ये अन्य गलियारे हैं जो कि अन्य अगले चरणों में इसको देखा जाएगा, इस पर काम किया जाएगा। यहां आप देख सकते हैं ये दिल्ली है, दिल्ली के पास इधर आप देखें राजस्थान रीजन की कनेक्टिविटी इससे की जाएगी। साथ ही हरियाणा रीजन की कनेक्टिविटी होगी, ये पानीपत में जो जा रहा है। मेरठ रीजन, और साथ ही ये उत्तर प्रदेश में, मेरठ रीजन मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो ऐसे कनेक्टिविटी की जाएगी। इस तरह से जो मुख्य राजधानी का केंद्र है उससे आसपास के संकुल में जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाया जाएगा। इसके माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है। क्या उद्देश्य है इसके पीछे, वो कौन से मंशा है, क्या चाहती है सरकार? तो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, अर्थात कनेक्टिविटी के साथ साथ बीच में ऐसा कुछ डेवलपमेंट किया जाएगा कि वहां पर रोजगार सृजन भी हो सकता है। उसके माध्यम से संरचनात्मक विकास भी, कुछ छोटे छोटे मार्केट भी डेवलप किए जाएंगे। तो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन की ओर प्रेरित करना। लोग कम से कम अपनी निजी गाड़ियों से यात्रा करें। सार्वजनिक परिवहन अगर अच्छा होगा, सुगम होगा, सस्ता होगा, आप खुद देखें उदाहरण के तौर पर जहां पर मेट्रो की सुविधा है वहां पर अमूमन लोग अपनी गाड़ी से जाना पसंद नहीं करते हैं। तो ये अगर मेट्रो से भी बेहतर होगी सुविधा तो जाहिर सी बात है कि ये ज्यादा इसके प्रति लोग आकर्षित होंगे। साथ ही सड़क पर जो ओवरलोड है सड़क या राजमार्गों पर, उसको कम करना भी एक उद्देश्य है। और मेट्रो रेलवे दोनों पे जो ओवरलोड है, जो ज्यादा भीड़ है, उसको भी कहीं ना कहीं कम करना इसका उद्देश्य है। साथ ही आप देखें कि अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन को बढ़ावा इसके माध्यम से देने का एक उद्देश्य इसमें छिपा हुआ है। अन्य बात करें तो नए कुछ वाणिज्यिक केंद्र, अगर मान लीजिए सेंटर से हट के हम वाणिज्यिक केंद्र खोलना चाहते हैं और वहां ऐसे ट्रेनों के साथ कनेक्टिविटी है तो बेहतर होगा। यहां के व्यक्ति को यहां आने की आवश्यकता नहीं होगी, ये इसी केंद्र पर रहकर आर्थिक गतिविधियों में अपना योगदान दे पाएगा। साथ ही दिल्ली के उपनगरों में स्थित क्षेत्रीय केंद्रों में रहने वाले नागरिकों को राजधानी की आर्थिक गतिविधि का हिस्सा बनाना आपको बताया गया। इससे उम्मीद क्या की जा रही है? उम्मीद है कि यात्रा का समय कम होने से जो क्षेत्र की आर्थिक उत्पादकता बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्यों में जो उपनगरीय स्थान है उनके आसपास अधिक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। जाहिर सी बात है कि आर्थिक गतिविधियां केवल एक जगह केंद्रित होगी तो सारी चीजों का भार यहां पर होगा, लेकिन इसको अगर हम कनेक्टिविटी अच्छी करके दूर दूर आर्थिक गतिविधियों के उपकेंद्र बनाए जाएंगे तो इससे कहीं ना कहीं इसको और गति मिलेगी। आगे अगर देखें तो RRTS परियोजना का लाभ क्या है? लाभ इसके उद्देश्यों में ही निहित है। आवागमन एक तो सुगम हो सकेगा और सुगम आवागमन के कई अप्रत्यक्ष रूप से लाभ है। उससे आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। साथ ही यात्रा में जो खर्च आता है, अगर हम निजी गाड़ी से यात्रा करते हैं तो पेट्रोल पे जो खर्च आएगा या अन्य खर्च आते हैं उसमें भी कमी होगी, समय की बचत होगी, जीवन स्तर में सुधार होगा, सड़क मार्ग पर दबाव कम होगा, ऊर्जा संरक्षण होगा, ईंधन पर व्यय में कमी आएगी, उत्सर्जन में कमी आएगी। आपको पता हो जैसे मेट्रो है वो प्रदूषण रहित है, बिना प्रदूषण के जीरो कार्बन एमिशन होता है, उसी प्रणाली पर यह ट्रेन भी आधारित है। तो ये सब लाभ इस परियोजना के हमको प्राप्त होंगे। साथ ही हमारी परिपाटी है एक प्रश्न की, लेकिन प्रश्न से पूर्व आपको सूचना दे दें कि सामान्य अध्ययन फाउंडेशन बैच जो है उसके लिए अगर मुखर्जी नगर शाखा की बात करें तो यहाँ पर कक्षाएं शुरू हो गई हैं 31 अक्टूबर से। इसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब बात करें यहां पर प्रयागराज शाखा की, अगर बात करें तो प्रयागराज शाखा में भी 31 अक्टूबर से, करोल बाग में अगर बात करें तो 31 अक्टूबर से।
जयपुर शाखा की बात करें तो यहाँ कक्षाएं 26 अक्टूबर से शुरू हो गई हैं। साथ ही लखनऊ शाखा में भी एडमिशन प्रारंभ हो गया है और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पे नंबर दिए गए हैं, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आइए चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 22 किलोमीटर, 82 किलोमीटर, 17 किलोमीटर या उपयुक्त में से कोई नहीं। उम्मीद है आप लड़ रहे होंगे, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।